Financial management is concerned with optimal procurement and deployment of funds. जहां तक डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स की बात है, ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में. अब this is the time to discuss the other part of the definition of financial management, and that is procurement of finance. So from now onwards, in coming few videos, we are going to discuss the procurement of finance, right? We have to decide the sources of finance. So I, Nilima Mehta, welcome you all to financial management part 4. In this video, our focus will be on financing decision, right? Financing decision is concerned with deciding the quantum of long-term finances or the long-term sources of finance. Long-term sources of finance majorly क्या है? Equity share capital and debentures, right? In this topic, we are going to study the meaning of capital structure, concept of trading on equity, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस. तो 3 मेजर टॉपिक है जो हमको फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ने हैं. सबसे पहला है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, एंड फाइनली द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस. बेटा, इस कंप्लीट टॉपिक को आराम से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं उसको अपने माइंड में रखिएगा. नोटबुक साथ में लेकर बैठिए, आप उसमें नोट करते जाइए ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए. सबसे पहली बात, हम यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन नहीं हो रहा है, राइट? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हो रहा है. अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी के लिए भी सोर्स ऑफ फाइनेंस मेजरली सिर्फ 2 होते हैं. एक आपका अपना पैसा, ओन्ड मनी, और दूसरा बोरोड मनी, दैट इज उधार का पैसा. तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेबल है. हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 कंपनी, हमारा मतलब कंपनी की बात करें, देयर आर 2 मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. पहला है शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड्स में आता है इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? द प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स इज रिटेन्ड अर्निंग्स. एंड एक टिप, द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स इज नोन एज डिविडेंड. ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे. देन बोरोड फंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं डिबेंचर्स एंड अदर लॉन्ग टर्म लोन, जो है वो आपके इसमें बोरोड फंड्स और शेयर होल्डर्स फंड में आते हैं. करना क्या है? एज फाइनेंस मैनेजर एंड पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन, वी हैव टू डिसाइड द proportion of funds, right? The proportion of funds to be raised from shareholders fund and borrowed funds. मतलब हमारी कंपनी का जो बैलेंस शीट है, हमारे जो फाइनेंसेस है, उसमें कितना प्रपोर्शन ओनर्स फंड का होना चाहिए और कितना प्रपोर्शन बोरोड फंड्स का होना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका प्रपोर्शन कितना होना चाहिए? इसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा सबसे पहले इन दोनों फंड्स के फीचर्स, राइट? तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन दोनों में से कौन सा फंड ज्यादा रिस्की है और कौन सा फंड ज्यादा कॉस्टली है, राइट? वैसे ये आपने क्लास 11 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर में पढ़ा है. तो अगर मैं रिस्क की बात करूं तो कंपनी के हिसाब से इक्विटी हैज गॉट वेरी लो रिस्क. क्यों है भाई लो रिस्क? यू हैव टू पे डिविडेंड ओनली व्हेन द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट. In case of inadequate profits or zero profit, you need not declare dividends, right? तो रिस्क की यहाँ पर कोई बात नहीं है. मालिक का पैसा है, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, लेकिन कंपनी के हिसाब से इक्विटी इज अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस. क्यों? जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको वो हिस्सा, वो शेयर अपने शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा. और मैं ये कहूंगी कि द प्रॉफिट एक्चुअली बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स ओनली. सो इक्विटी इज अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज हायर इज द प्रॉफिट, हायर विल बी द रेट ऑफ डिविडेंड. एंड अगेन
कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डिविडेंड, राइट। अब आ जाते हैं लोन के साइड पे। व्हेन इट कम्स टू द लोन, डिबेंचर्स कैरी हाई फाइनेंशियल रिस्क। अब किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है कि कंपनी बंद हो जाएगी। सो अगर हम यहाँ पर बात करें, इन केस द कंपनी फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, in that case the debenture holders can go to the court and apply for the winding up of the company, and this risk is known as financial risk. So debenture के केस में high financial risk है, प्लस आपका चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो डिबेंचर इज कंसिडर्ड अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। कितना भी ज्यादा प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट आपको फिक्स रेट पर ही देना है, राइट। तो ये चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, प्लस इसके कुछ टैक्स डिडक्टिबिलिटी के भी फीचर्स हैं जो हम आपको आगे पढ़ेंगे या आगे समझाएंगे जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस करेंगे, राइट। अब हमें इन दोनों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में से सिलेक्शन कैसे करना है, इनका प्रपोर्शन कैसे डिसाइड करना है। वी नीड टू हैव अ जुडिशियस मिक्स ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी इन मेकिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस, राइट। आपको एक जुडिशियस मिक्स करना है। कैसा मिक्स होना चाहिए? लो रिस्क लो कॉस्ट, राइट। आपका कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि कॉस्ट भी कम हो और आपका रिस्क भी कम हो, राइट। अब देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजन एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, उसमें और भी मल्टीपल एस्पेक्ट्स, कैलकुलेशंस आती हैं, मल्टीपल डिसीजंस आते हैं। उसमें से एक डिसीजन है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। बाकी सारे जो मेजर कैलकुलेशंस और डिस्कशंस हैं वो सारे आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए जो टॉपिक है वो टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, राइट। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू द ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। इनका जो टोटल है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपका जो कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। और कंपनी की भाषा में इक्विटी प्लस डेट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। हम पढ़ चुके हैं। अब ध्यान कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी बट डेट इज चीपर बट मोर रिस्की। ये हमने अभी हमारी जो लास्ट स्लाइड थी उसमें इसको डिस्कस किया है, राइट। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लेकिन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझ सकते हैं, जिसमें से मैं अभी सिर्फ यहाँ पर दो मेजर जो है टर्म्स की बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का क्या मतलब है? आपने किसी से पैसा बोरो किया, उसके बदले में आपको उसको क्या देना पड़ेगा, वही कॉस्ट ऑफ डेट है। और आप सब जानते हैं, अगर हम किसी से पैसे बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन, राइट। सो वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट। उसके ऊपर हमें क्या पेमेंट करना पड़ता है? इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। सो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेट? द कॉस्ट ऑफ डेट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ डेट। इसी तरीके से अगर हम इक्विटी से पैसा रेज करते हैं तो उसके बदले में हमें उनको डिविडेंड देना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका क्या है? डिविडेंड है, राइट। अब एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं ताकि आगे का हमारा जो है टॉपिक आसान हो जाए। एक आपको याद रखना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय और हाउ टू कैलकुलेट अर्निंग्स पर शेयर। व्हाट इज अर्निंग्स पर शेयर? अर्निंग्स पर शेयर क्या है? दैट इज द रिटर्न अर्न्ड पर शेयर। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब एक और बात ध्यान रखना कि आपके शेयर होल्डर्स के पास कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल होता है? प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए, हम कहते हैं शेयर होल्डर्स रेसिडुअल ओनर्स होते हैं। सारा पेमेंट करने के बाद जो बच जाता है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। इसीलिए जो अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, मतलब प्रॉफिट जिसमें से टैक्स भी माइनस कर दिया गया है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, that will be divided by number of shares
to calculate EPS, that is earnings per share. With this children we come to the end of this video और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लेकिन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझने से पहले आप प्लीज ये वाला वीडियो अच्छी तरह से देख कर आए। बाय।